तो लास्ट क्लास में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन देखे थे, है ना। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको भी दिए कि इसका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करना है। तो क्लोरोइथेन के डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से क्या बन रहा है? इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, आफ्टर दैट 2 क्लोरोप्रोपेन के डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से prop 1 इन, prop 1 इन, and third one 2 methyl prop 1 in, correct? 2 methyl prop 1 in. ओके, एक्चुअली ये तीनों देने का रीजन ये था, हम ये जानना चाह रहे हैं कि तीनों में सबसे जल्दी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कौन देगा, है ना। हमने मेजर प्रोडक्ट सेटजेफ से देखा था, क्या बोल रहे थे सेटजेफ कि द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। हालांकि इन तीनों कंपाउंड में आपको एक ही बीटा हाइड्रोजन मिल रहा था, एक ही टाइप का बीटा हाइड्रोजन मिल रहा था, तो हमने सेटजेफ नहीं लगाया, ठीक है। बट अगर इन तीनों में क्वेश्चन आ जाए कि अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ईज, ईज मतलब आसानी, कितनी आसानी से कौन रिएक्शन देगा, तो उसके जो प्रोडक्ट जो बन रहे हैं, ये प्रोडक्ट है, उनमें जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स हैं वो जल्दी बनेंगे शेडजेफ के हिसाब से, क्योंकि वही मेजर प्रोडक्ट बन रहा था ना। मेजर प्रोडक्ट है मतलब वो स्टेबल है, तो इन तीनों के जो प्रोडक्ट हैं इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये वाला, क्योंकि इट इज द मोस्ट हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। क्यों हाईली सब्स्टिट्यूटेड बोल रहे हैं? क्योंकि ये डबल बॉन्डेड कार्बन में ब्रांच नंबर 1, ब्रांच नंबर 2, 2 ब्रांचेस लगी। डबल बॉन्डेड कार्बन में सिर्फ एक ही ब्रांच लगी हुई है, और यहाँ पे तो है ही। तो तीनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? थर्ड वाला, यानी कि ईज ऑफ फॉर्मेशन में सबसे जल्दी इजी फॉर्मेशन किसका होगा? थर्ड वाले अल्किल हालाइड का, फिर सेकेंड वाला अल्किल हालाइड, एंड देन फर्स्ट वाला अल्किल। रिएक्शन तीनों देंगे, तीनों डिहाइड्रोहेलोजिनेशन देंगे, तीनों में शेडजेफ की जरूरत नहीं पड़ी, बट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन अमंग 3, ठीक है। आपने लिख लिया तीनों का प्रोडक्ट ना, तो नीचे लिखेंगे, नीचे एक लाइन लिखेगा, an alkyl halide, an alkyl halide, an alkyl halide that gives a more stable, an alkyl halide, an alkyl halide that gives a more stable, that gives a more stable alkene, more stable alkene। यहां मोर स्टेबल एल्कीन का मीनिंग क्या है? हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ठीक है। दैट गिव्स अ मोर स्टेबल एल्कीन must undergo dehydrohalogenation, must undergo dehydrohalogenation, dehydrohalogenation faster than the one, faster than the one, faster than the one which gives a less stable alkene, which gives a less stable alkene, which gives a less stable alkene, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी लिखते हैं, रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स। इसके बाद लास्ट सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, रिएक्शन विथ मेटल्स, ठीक है। आपने इस रिएजेंट का नाम सुना है 11th में? हाँ, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। क्या था ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? किसी को फॉर्मूला याद है क्या? RMgX, है ना, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दैट इज R stands for alkyl, Mg is
magnesium and X is your halogen. So alkyl magnesium halide. This is commonly known as Grignard's reagent. ठीक है, इसको हमने यूज किया था एल्केन बनाने के लिए. किसको बनाने के लिए? एल्केन. क्योंकि इसकी खास बात क्या है कि ये अगर इसके पास अगर प्रोटॉन आया तो इसका अल्किल ग्रुप उस प्रोटॉन के साथ मिल करके एल्केन बना लेता है. तभी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते वक्त ड्राई कंडीशन यूज करते हैं, ड्राई ईथर. पानी नहीं लेते, क्योंकि पानी ले लोगे तो पानी से तो उसको प्रोटॉन मिल जाएगा H पॉजिटिव, और उसके साथ रिएक्ट करके वो एल्केन बना देगा. तो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहेगा ही नहीं, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्केन में. और आप चाहते हो कि वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह ही रहे, देन वी शुड ऑलवेज कीप इट इन ड्राई कंडीशन. बनाते वक्त भी उसको ड्राई कंडीशन पे ही बनाना है, इसलिए जब अपन उसको बनाते हैं तो ड्राई ईथर साथ में लेते हैं, ताकि सॉल्वेंट भी मिल जाए उसको और प्रोटॉन भी नहीं आए साथ में. और प्रोटॉन सिर्फ वाटर से नहीं आएगा, प्रोटॉन कैन कम फ्रॉम एसिड ऑल्सो. एसिड के पास होता है ना H पॉजिटिव. इट कैन कम फ्रॉम अल्कोहल ऑल्सो. तो इन सब चीजों से हमें अपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को दूर रखना है. समझ रहे हैं? ठीक है, तो पहले इसका प्रिपरेशन करते हैं. नीचे लिखेंगे most of the organic chlorides, bromides and iodides, most of the organic chlorides, bromides and iodides react with certain metals, react with certain metals, react with certain metals to form compounds, to form compounds, to form compounds containing carbon metal bond, containing carbon metal bond. इसके बीच में है ना R और Mg में कार्बन और मेटल की बॉन्ड है ना. R मतलब क्या है? एल्किल ग्रुप है. लेट्स से CH3 MgBr, मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. तो यहाँ पे कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बनी कि नहीं बनी? इस टाइप के कंपाउंड को हम ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स बोलते हैं. क्या बोलेंगे? ऑर्गेनो, क्योंकि कार्बन है, एंड मेटल बिकॉज Mg आ गया, तो ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड बोलते हैं इनको. ठीक है, तो क्या लिख रहे हैं? containing carbon metal bonds, full stop. Such compounds are called organometallic compounds. Such compounds are called organometallic compounds. Organometallic compounds. ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखिए. One example of this type of compound is one example of this type of compound is one example of this type of compound is alkyl magnesium halide. Alkyl magnesium halide. अल्किल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, बीच में मैग्नीशियम का रहना जरूरी है, और हैलोजन क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन, तीनों में से कोई एक हो सकता है. ठीक है, तो अल्किल मैग्नीशियम हालाइड, कॉमनली नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कॉमनली नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. GRIG है ना, NARD, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. नेक्स्ट में, it is prepared by the reaction of, it is prepared by the reaction of, it is prepared by the reaction of, by the reaction of haloalkanes, वही alkyl halide, haloalkanes with magnesium, with magnesium in dry ether, in dry ether, in
ड्राई ईथर, राइट द रिएक्शन। एक पहले जनरल रिएक्शन लिखना, आरएक्स ले लो, आरएक्स ले लिया मतलब जनरल कंपाउंड हो गया ना। ये एग्जांपल कब बनेगा, जब आर की जगह मैं कोई मिथिल इथिल प्रोपिल लगा दूं और एक्स की जगह मैं एक हैलोजन लगा दूं, तब वो एक कंपाउंड बनेगा। अभी तो ये जनरलाइज है। प्लस एमजी गिव्स, यहां पे एरो के ऊपर ड्राई ईथर लिखना मत भूलना, ठीक है। गिव्स आर एम जी एक्स। अब इसी आर को रिप्लेस कर देते हैं लेट्स से इथिल से C2H5 और एक्स को रिप्लेस कर देते हैं ब्रोमीन से, तो ये हो गया ब्रोमो इथेन या इथिल ब्रोमाइड। ब्रोमो इथेन IUPAC नेम, इथिल ब्रोमाइड कॉमन नेम, ठीक है। प्लस मैग्नीशियम विल गिव यू इथिल इथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, नीचे इस बॉन्ड के बारे में लिखेंगे। द कार्बन हैलोजन बॉन्ड, द कार्बन हैलोजन बॉन्ड, द कार्बन हैलोजन बॉन्ड is covalent, is covalent but highly polar, is covalent but highly polar, but highly polar due to large electronegativity difference, due to large electronegativity difference between carbon and magnesium, between carbon and magnesium। ठीक है, RMGX को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर मैं पोलैरिटी लिखूं सब में, तो ये तो मेटल है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और इसके कारण ये हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एनी मेटल। कार्बन तो नॉन मेटल है ना, और मेटल तो मेटल है, मेटल है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल है इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो कुछ इस टाइप का सबकी पोलैरिटी होती है। ठीक है, लिख लो इसको, RMGX। ठीक है, नीचे लिखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, Grignard reagent react with any source of proton, Grignard reagent react with any source of proton any source of proton to form hydrocarbons, to form hydrocarbons। ये मैंने आपको बताया कि वो H पॉजिटिव का रिएक्ट करके एल्केन बना लेता है। ठीक है, तो उसके लिए रिएक्शन लिखना RMGX प्लस HOH। वाटर को इस तरीके से लिखो कि प्रोटॉन अलग दिखे, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, ये R इस प्रोटॉन के साथ मिलके बना लेगा RH, यही तो है एल्कीन, है ना। आपने एल्किल बनाया कैसे था, एल्कीन से एक हाइड्रोजन हटा करके, अब उसी एल्किल में एक हाइड्रोजन ऐड कर दो तो एल्केन बन जाएगा वापस, तो यही एल्केन है ना। आप एग्जांपल लेकर के देखो, अगर ये R होता तो क्या बनता, इथेन, C2H6, C2H5 तो पहले से है ना वहां पर, इसमें एक H और जोड़ दो, वो H कहां से आया, पानी से, प्रोटॉन। और मैंने कहा क्या क्या बताया था, इससे एसिड से भी आ सकता था, अल्कोहल से भी आ सकता था। ठीक है, प्लस जो बच गया है, क्या बच गया है, यहाँ पे MgX और OH बच गया ना, तो MgOH बेसिक मैग्नीशियम हालाइड, बेसिक मैग्नीशियम हालाइड। क्लियर है, इसलिए इसको अपन मॉइस्चर से दूर रखते हैं ताकि प्रोटॉन से रिएक्ट करके वो
एल्केन ना बना दे। हाँ, एल्केन बनाना ही है तो अलग बात है, ठीक है, पर इफ यू आर नॉट विलिंग टू मेक एल्केन देन उसको मॉइस्चर से दूर ही रखना है, ठीक है। ओके, तो नीचे एक लाइन लिख लेंगे, इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट, इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट, इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट Grignard reagents from moisture, from moisture, from moisture, ठीक है। चलो, तो ये तो एक पॉइंट हुआ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX। सेकेंड लिखेंगे वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, ये भी हमने 11th में पढ़ा है। वुड्स रिएक्शन याद है किसी को? नाम तो सुना सुना होगा, वुड्स रिएक्शन। यहां सोडियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम अपने अल्किल हाइलाइट्स का। इसके पहले वाले में हमने अल्किल हाइलाइट को किसका रिएक्ट करवाया? मैग्नीशियम, टू फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब यही RX यानी कि अल्किल हाइलाइट व्हेन दे रिएक्ट विथ सोडियम लाइक दिस, कुछ ऐसे रिएक्ट करते हैं। RX होगा हमारे बीकर में, अभी लिखना मत, मैं रिएक्शन लिखवाऊंगा, पहले नोट लिखवाऊंगा उसके बाद देखेंगे। हमारे बीकर में RX है ना, उसमें हमने सोडियम ऐड किया। ये भी आपका ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगा। उसका रीजन है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्यों कर रहे हैं, बिकॉज सोडियम है हमारे साथ, राइट। सोडियम भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, सोडियम में पानी डाल दोगे तो वो जल जाएगा, है ना, इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन देगा कि इट विल बर्न। तो उससे ड्राई ले रहे हैं और ईथर ले रहे हैं। ईथर थोड़ा सा इनर्ट टाइप का सॉल्वेंट होता है, नॉट लाइक वाटर, ठीक है। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में इनको रिएक्ट करवा रहे हैं। तो यहाँ होता क्या है, आपका ये 2NaX बाहर हो जाएगा और जो भी अल्किल ग्रुप होंगे ये दोनों ऐड होके क्या बनाएंगे? एल्केन। इट विल बी एन एल्केन। वो भी किस टाइप का एल्केन? सिमेट्रिकल एल्केन, हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। आपको याद आ रहा होगा कि हमने वहां पे पढ़ा था कि ऑड नंबर ऑफ कार्बन का एल्केन बनाना मुश्किल है। बना लोगे बट साथ में एक दो और एल्केन बन जाएंगे, फिर तीनों को सेपरेट आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कर ही नहीं पाएंगे। एग्जांपल लेते हैं, चलो R की जगह मैं लेट से मिथिल ले लेता हूं, CH3Br प्लस 2NaCH3Br, ठीक है। एक ही बीकर है, एक बीकर के अंदर हमारे पास क्या है? ब्रोमोमीथेन है और उसमें हमने सोडियम ऐड कर दिया। तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्रोमोमीथेन विल रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म इथेन। डबल द नंबर हो गया ना। आपने हेलो एल्केन कितने कार्बन का लिया था? 1 कार्बन का, और एल्केन कितने कार्बन का बना? 2। सिमेट्रिकल है, समझ में आ रहा है क्या? बाकी 2NaBr बाहर होगा, ठीक है। वही अगर मैं ले लूं इथिल, इथिल ब्रोमाइड या ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन, एक ही चीज है ना। मैंने एक को कंडेंस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के टाइम में लिखा है, एक को कंडेंस फॉर्म में लिखा है, दोनों का मतलब एक ही है ना, बोथ आर ब्रोमो इथेन। तो अगेन NaBr अलग होगा और दोनों आपके इथिल ग्रुप क्या हो जाएंगे? आपस में कपलिंग हो जाएंगे और ये क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। व्हाट इज दिस? ब्यूटेन। ये क्या था हमारा? इथेन, ये था ब्यूटेन। तो अगेन कार्बन डबल हुआ। आपने कितने कार्बन का हेलो एल्केन लिया था? 2, और एल्केन कितने कार्बन का मिला? 4, डबल हो गया। यहां भी 1 का 2 हुआ, यहां 2 का कितना हो गया? 4 हो गया। तो डबल हो रहा है और इवन नंबर में मिलेगा हमेशा, ठीक है। पर अगर आप चाहो कि नहीं सर प्रोपेन भी बनाते हैं, प्रोपेन भी बनाना है हमें, तो प्रोपेन के लिए क्या ले लेंगे अपन? CH3Br। प्रोपेन में 3 कार्बन है तो 1 कार्बन यहां से आ जाएगा, प्लस 2NaC2H5, 2 कार्बन यहां से आ जाएगा, जुड़ के बन जाएगा ना प्रोपेन, है ना। एक बनेगा, ऐसा नहीं तो नहीं बनेगा, है ना। तो ये आपका NaBr अलग और क्या बन जाएगा? इधर से CH3, इधर से CH2CH3। व्हाट इज दिस? प्रोपेन। बट इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल थोड़ी ना था, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, इसके भी बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। तो ये आपस में भी रिएक्ट करके क्या बना सकता है?
इथेन, और ये आपस में रिएक्ट करके बना सकता है ब्यूटेन, जैसे पीछे बनाकर हमने देखा। जरूरत होना कि बीकर के अंदर यही दोनों आपस में आकर के कपल बनेंगे। ये अपने ही एक और मॉलिक्यूल के साथ मिलकर के इथेन बना सकता है, ये अपने ही एक और मॉलिक्यूल के साथ मिलकर के ब्यूटेन भी बना सकता है। तो इस केस में हमें 3 चीजें मिल जाएंगी। प्रोपेन तो मिल ही रहा है, उसके अलावा अपन को इथेन भी मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, ब्यूटेन भी मिलेगा। तो बनाना चाह रहे थे प्रोपेन, बट साथ में ये दोनों फ्री मिल गए, नहीं, एक के साथ 2 फ्री हो गया। और ये दोनों इतने आसपास है इनके बॉइलिंग पॉइंट्स तीनों के कि आप इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट आउट नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक के बाद एक की ना, भले तीनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं है, एक एक कार्बन का ही तो इंक्रीमेंट हो रहा है ना। हमने देखा था ना बॉइलिंग पॉइंट में कि जैसे जैसे कार्बन चेन बड़ी होती जाएगी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो नो डाउट इनमें भी बढ़ रहा है, बट क्योंकि एक एक कार्बन का ही फर्क है तो उतना रेट से नहीं बढ़ रहा है जितना आपको डिफरेंस चाहिए इन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, उनको अलग अलग करने के लिए। याद है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कि आपको अगर 2 लिक्विड या 3 लिक्विड या कोई कितनी भी लिक्विड्स हो उनको अलग अलग करना है, तो वो अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट्स पर होंगी एंड दे आर कलेक्टेड इन डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स। जैसे हम पेट्रोलियम को करते हैं, क्रूड ऑयल में बहुत सारे यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं। इट हैज गॉट पेट्रोल, इट हैज गॉट डीजल, इट हैज गॉट नेचुरल गैस तो अलग हो जाएगा, पेट्रोलियम गैस है ना, इट हैज गॉट वैक्स, केरोसिन। तो ये सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। तो हमें उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके सारी चीजों को अलग अलग करना होता है कि पेट्रोल आपको अलग लेवल पर मिलेगा, डीजल आपको अलग लेवल पर मिलेगा, केरोसिन मिट्टी तेल आपको अलग लेवल पर मिलेगा। इस तरीके से हम वो क्रूड ऑयल से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके सबको अलग अलग करते हैं। समझ रहे हैं क्या? इसलिए जहां पर भी क्रूड ऑयल निकाला जाता है समंदर के जिस भी एरिया से, वहां पर एक रिफाइनरी होती है। वो रिफाइनरी में यही काम होता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग बोलते हैं उसको, बिकॉज अपन रिफाइन कर रहे हैं ना, वी आर प्यूरिफाइंग इट। क्रूड ऑयल में तो सारी चीजों का मिक्सचर है एंड वी आर सेपरेटिंग इट, यानी कि वी आर प्यूरिफाइंग इट। समझ में आ रहा है? तो वैसा हम इसमें नहीं कर पाएंगे बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट में उतना डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कम से कम 10-12 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट्स में, वैसा है नहीं। ठीक है, तो वी विल ऑलवेज यूज वुड्स रिएक्शन टू मेक एल्केन हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नॉट ऑड नंबर। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए वुड्स रिएक्शन, लिखेंगे इसमें अल्किल हालाइड्स रिएक्ट विथ मेटालिक सोडियम, alkyl halides react with metallic sodium, alkyl halide react with metallic sodium in presence of dry ether। यहां पे ड्राई ईथर बस सोडियम की रिएक्टिविटी को कम करने के लिए डाला जा रहा है। सुन रहे हैं क्या? यहां तो हमने कोई ग्रेनाड रीजन नहीं लिया है, उसके बाद भी ड्राई ईथर ले रहे हैं ना, जस्ट टू लोअर डाउन द रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम, क्योंकि सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। हाँ, तो alkyl halide react with metallic sodium in presence of dry ether to form symmetrical alkanes, to form symmetrical alkanes containing double the number of containing double the number of containing double the number of carbon atoms, containing double the number of carbon atoms present in alkyl halide। ऐसा एल्केन बनाएंगे जिसमें डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे अल्किल हालाइड से, डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन अल्किल हालाइड, अल्किल हालाइड। ठीक है, पहले जनरल रिएक्शन लिख लो उसका, RX plus 2Na plus RX gives RR plus 2NaX। ये जनरल रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब सेम रिएक्शन को यूज करके इथेन बना दो। तो इथेन बनाना है, इथेन बनाना है तो आर क्या लेना पड़ेगा, इथेन बनाना है यानी कि 2 कार्बन वाला, सिंगल ना, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन ले लो दोनों जगह तो आपको मिल जाएगा इथेन। करो रिएक्शन लिखो जल्दी से।
ये जनरल रिएक्शन है ना बस। डन। हाँ सर, ट्राई सर लिख लेना भैया। एग्जाम्पल लिखे, यही ब्रोमोमीथेन वाला पीछे जो लिखा था मैंने, ये रहा फर्स्ट वाला। CH3Br 2Na CH3Br in the presence of dry ether, तो आपको मिल जाएगा इथेन। डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम विच योर अल्किल हैलाइड हैज। अल्किल हैलाइड के पास एक कार्बन है, उसका डबल कितना होगा? 2। तो एल्केन जो बन रहा है उसमें 2 कार्बन। क्लियर है? तो देखेंगे ये वुड्स रिएक्शन हम तब यूज करेंगे, ठीक है, जब हमें कार्बन को ऐसे बढ़ाना हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आ गया है कि आपको इथेन से ब्यूटेन बनाना है, ऐसे आते हैं कन्वर्जन्स। हाउ विल यू कन्वर्ट इथेन टू ब्यूटेन? क्वेश्चन समझ में आया क्या? तो क्या करोगे? क्या करेंगे सबसे पहले? इथेन टू ब्यूटेन बोल रहा हूं मैं। कैसे? इथेन से प्रोपेन कैसे बनाओगे? इथेन से डायरेक्टली ब्यूटेन कैसे बनाओगे? वुड्स पे इथेन लिए क्या? एक स्टेप और लेना पड़ेगा ना। क्या करोगे पहले? पहले इथेन को अल्किल मतलब हालाइट बनाओगे ना पहले। अरे हेलो एल्केन चाहिए अपन को रिएक्शन करने के लिए, तो आप इथेन से डायरेक्टली वुड्स थोड़ी ना कर दोगे। क्वेश्चन समझ रहे क्या मेरा? मैंने आपको इथिल ब्रोमाइड नहीं दिया है, मैंने आपको इथेन दिया है। तो पहले आप उस इथेन से इथिल क्लोराइड या इथिल ब्रोमाइड तो बनाओ, फर्स्ट स्टेप। तो वो कहां से बन जाएगा? प्रिपरेशन से। अपने प्रिपरेशन देखा ना, एल्केन से कैसे बनाओगे? आप पढ़ रहे हो कि नहीं थर्ड के टेस्ट के लिए? हमने एल्केन से बनाना सीखा है, एल्कीन से, अल्काइन से, अल्कोहल से, या किसी और हेलो एल्केन से नया हेलो एल्केन बनाना भी सीखा है। एक्सचेंज रिएक्शन, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो आपको मैंने क्या बोला? पहले आप इथेन को कन्वर्ट करो इथिल क्लोराइड या ब्रोमाइड में, फिर करो वुड्स, मतलब 2 स्टेप में बनेगा। C2H4 दिस इज इथेन। इसमें आप क्लोरीनेशन करवा दो वही सनलाइट के प्रेजेंस में, तो आपको मिल जाएगा इथिल क्लोराइड, सॉरी इथेन, ये हो गया C2H6। ठीक है, अब इस इथिल क्लोराइड को लेकर के हम क्या करवा देंगे? वुड्स, तो मिल जाएगा ब्यूटेन। तो ऐसे इसका यूज करना है, सुन रहे हैं क्या? ऐसा कभी नहीं आएगा क्वेश्चन में ना कि एक्सप्लेन वुड्स रिएक्शन। ऐसे आपको समझना पड़ेगा कि हमें वुड्स रिएक्शन को कहां पे अप्लाई करना है। Am I clear? डबल कार्बन करना था तो अपने वुड्स किया, एक कार्बन बढ़ाना होगा तो मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। जैसे अगर मैंने इथेन से प्रोपेन बनाने बोल दिया होता तो वो कैसे करेंगे, ठीक है, आपको बताऊंगा। डन, ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड टाइप का रिएक्शन लिखना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी है ये, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इस चैप्टर की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि आपका कार्बन बॉन्ड एक्स एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, जिसके पास कार्बन के पास एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और हैलोजन के पास पार्शियल नेगेटिव, राइट? तो जब ये जहां पॉजिटिव चार्ज होता है ना, वहां पर एक न्यूक्लियोफाइल जाकर के अटैक कर सकता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल एक नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज होता है। Am I clear? आप ये बोलो
कि जिसमें पॉजिटिव चार्ज है ना वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है जहां पर न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा, क्योंकि वो पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, है ना। जिनको लग रहा है कि हमारा पिछला क्लियर नहीं है वो ध्यान देंगे ज्यादा, क्योंकि मैं पिछला रिपीट कर रहा हूँ जब भी बता रहा हूँ ना, मुझे जरूरत नहीं थी यहाँ बताने की कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, तो आप लोग ऑलरेडी पढ़े हैं। यू शुड नो व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, अब नहीं पता तो भी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल। एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, जहां पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक कर सकता है, और एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, समझ रहे हैं क्या। तो यहां पर क्या होने वाला है, ऑलरेडी जो एक न्यूक्लियोफाइल है आपका हैलोजन, वो हटने वाला है, और उसकी जगह कोई नया न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करने वाला है, जा रहा है ना नया, ये हटना चाहिए इसको, वरना कार्बन 5 5 बॉन्ड थोड़ी ना बना देगा। मतलब अगर मेरे पास ब्रोमो मीथेन है, ब्रोमो मीथेन है, एंड आई वांट टू मेक मीथेनॉल, आई हैव ब्रोमोमीथेन एंड आई वांट टू मेक मीथेनॉल, तो OH को लगाना पड़ेगा, Br को हटाना पड़ेगा, तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक न्यूक्लियोफाइल, कौन सा न्यूक्लियोफाइल, OH नेगेटिव, हैव रिप्लेस्ड द ऑलरेडी अटैच्ड न्यूक्लियोफाइल Br नेगेटिव, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मोर स्पेसिफिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल की जगह ली, ठीक है। तो कार्बन पर ही अटैक क्यों करेगा, क्योंकि कार्बन एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है जिसमें न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेंगे, पॉजिटिव पे तो नेगेटिव आकर अटैक करेगा ना, आया ना, ठीक है। तो अब ये दो तरीके से होते हैं, अपन यहाँ पे दो मैकेनिज्म पढ़ेंगे, एक होता है SN1 और दूसरा होता है SN2। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, 1 का मतलब है यूनिमोलिकुलर और 2 का मतलब होता है बाइमोलिकुलर। 1 स्टैंड्स फॉर यूनिमोलिकुलर एंड 2 स्टैंड्स फॉर बाइमोलिकुलर। ऐसा क्यों बोल रहे हैं मैं आपको भी बताऊंगा जब अपन मैकेनिज्म पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए पहले डेफिनेशन लिखते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, लिखेंगे हाइफन डाल के, द हैलोजन एटम इन हेलो एल्केन्स, समझ के लिखो, एक एक वर्ड का अपने आप में मीनिंग है ना। द हैलोजन एटम इन हेलो एल्केन्स, the halogen atom in haloalkanes is more electronegative, is more electronegative, is more electronegative than the carbon atom attached to it, than the carbon atom attached to it, than the carbon atom attached to it, full stop. As a result, carbon atom acquires a, as a result, carbon atom acquires a partial positive charge, partial positive charge, and halogen atom, and halogen atom a partial negative charge, a partial negative charge. Full stop. Next line में, the presence of positive charge on the carbon, the presence of positive charge on the carbon, the presence of positive charge on the carbon makes it susceptible, makes it susceptible, susceptible, makes it susceptible to attack by nucleophilic reagent, to attack by nucleophilic reagent, to attack by nucleophilic reagent. ये वही बात हो गई कि अगर आप ऐसे जगह जा रहे हैं जहां पे बंदर ज्यादा है, बंदर मंकीज, और आप हाथ में कुछ खाने का लेके जा रहे हो, तो क्या होगा, अटैक होगा ना, मंकी आपके आप पे अटैक करेगा, यू आर मोर ससेप्टेबल टू अटैक। मैं हूं आपके साथ और आप हो, मतलब आपके हाथ में जाम है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो किस पे अटैक करेगा वो, आप पर, क्योंकि आप ज्यादा ससेप्टेबल हो अटैक के। इन द सेम वे
कार्बन और हैलोजन में, है ना, ये है वो जिसके ऊपर बंदर अटैक करने वाला है, क्योंकि इसके पास क्या है, जाम है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियोफाइल विल अटैक हियर। ठीक है, और जब ये अटैक करेगा तो ऑब्वियसली उसको एक बॉन्ड को छोड़ना पड़ेगा, एक न्यूक्लियोफाइल वहां से निकल जाएगा। समझ रहे हैं क्या? ओके, समझ गए ससेप्टेबल का मतलब, यू आर मोस्ट ससेप्टेबल, आपके चांसेस ज्यादा है अटैक होने के। कौन अटैक करेगा आपके ऊपर? न्यूक्लियोफाइल। क्यों अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल? क्योंकि आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता, जैसे बेंजीन रिंग में आपको याद है ऑर्थो पैरा मेटा में कैसे नेगेटिव चार्ज घूम रहा था ना, तो वो नेगेटिव चार्ज में कौन अटैक करेगा? पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल। तभी बेंजीन में अपन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो मोर ससेप्टेबल टू अटैक बाय न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। ठीक है, तो एक रिएक्शन लिखते हैं इसका, सी बॉन्ड एक्स, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और यहां पे एक न्यूक्लियोफाइल लिख देना, ये इसको अटैक करेगा, और जब ऐसा होगा ना तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके बाहर भाग जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगी ना, तो कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन बचा नहीं पाएगा, हाइड्रोजन दोनों लेके भागेगा। सुन रहे? ठीक है, अभी अपन सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझ रहे हैं ना, उसके बाद दो अलग अलग मैकेनिज्म से उसको रिएक्शन को करवाएंगे। ठीक है, डन। पीछे लाइन में लिखें, इसका डेफिनेशन लिखना, a reaction in which a stronger nucleophile, a reaction in which a stronger nucleophile, a reaction in which a stronger nucleophile displaces a weaker nucleophile, displaces a weaker, stronger है एक तो दूसरा weaker होगा, displaces a weaker nucleophile are called nucleophilic substitution reaction, are called nucleophilic substitution reaction, nucleophilic substitution reaction। ठीक है, और जो ग्रुप निकल रहा है उसको लिविंग ग्रुप बोलेंगे, ग्रुप या एटम। लिविंग एटम ये है ना आपका हेलोजन, तो एक लाइन डाल के लिखना इसी में ही, एंड द एटम और ग्रुप, एंड द एटम और ग्रुप, and the atom or group which departs, which departs, जो चला गया, हाँ, जो निकल के चला गया, which departs with its bonding pair, with its bonding pair, अकेले नहीं जाएगा, है ना, पूरा बॉन्डिंग पेयर को अपने साथ लेके जाएगा, with its bonding pair of electron, of electron is called the leaving group, is called the leaving group, जो लीव होकर के जा रहा है, लीविंग ग्रुप, LEAVING, लीविंग ग्रुप, फुल स्टॉप। बेटर द लिविंग ग्रुप, बेटर द लिविंग ग्रुप, बेटर द लिविंग ग्रुप, more easy will be the nucleophilic substitution, better the living group, more easy will be the nucleophilic substitution। ठीक है, अब हमको पता है हैलोजन में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? आयोडीन, क्योंकि बड़ा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा, स्ट्रेंथ कम, बॉन्ड एंथैल्पी कम, जल्दी टूटेगा। तो जितना जल्दी आपके आरएक्स में से एक्स अलग होगा ना, उतनी जल्दी नया न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? अटैक करेगा। तो अब हमको पता है कि आयोडाइड इज बेटर लिविंग ग्रुप देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, देन फ्लोराइड।
तो सबसे ज्यादा रिएक्शन फास्टर कौन करेंगे? अल्किल आयोडाइड्स, देन ब्रोमाइड्स, देन क्लोराइड्स एंड फ्लोराइड्स। ठीक है, तो उसके लिए भी एक लाइन लिखेंगे नीचे। अमंग हालाइड, अमंग हालाइड्स, अमंग हालाइड्स, अमंग हालाइड्स, the order the order in which the order in which the leaving group departs, the order in which the leaving group departs follows the sequence, ये sequence लिख लेना, follows the sequence, I negative सबसे जल्दी लीव करेगा, then bromide, chloride and fluoride. Accordingly अल्किल आयोडाइड सबसे फास्टर रिएक्शन देंगे। ठीक है, it is because of this, next line में, it is because of this, it is because of this, it is because of this, the order of reactivity of haloalkanes, the order of reactivity of haloalkanes, the order of reactivity of haloalkanes, the order of reactivity of haloalkanes follows the sequence, follows the sequence, follows the sequence Ri greater than Rbr, greater than Rcl, greater than Rf. ये ऑर्डर होगा उनके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने का। सबसे फास्टर देगा आयोडाइड वाला अल्किल हालाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड एंड लास्ट में क्लोराइड। ठीक है, क्लियर है? अब बात ये आती है कि ये न्यूक्लियोफाइल आएगा कहां से? समझ रहे हैं क्या? अल्किल हालाइड तो है, वो रेडी है, जैसे ये पास आएगा ये निकलेगा बाहर, राइट? पर ये आएगा कहां से? तो इसके लिए अपने पास क्या होना चाहिए? न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स होने चाहिए जो न्यूक्लियोफाइल देंगे। जैसे OH नेगेटिव कहां से आ सकता है? वाटर से आ सकता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव है ना, तो इट कैन कम फ्रॉम वाटर। तो ऐसे ही हमें और अलग अलग टाइप के न्यूक्लियोफाइल्स देखने हैं और उनके रिएजेंट्स देखने कि वो न्यूक्लियोफाइल आएंगे कहां से। जैसे कि CN नेगेटिव, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है ना, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, साइनाइड आयन, क्या है ये? साइनाइड आयन, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। तो ये कहां से आएगा? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, चलो तो एक टेबल बनाते हैं, अपने टेबल बनाइएगा, उसमें लिखेंगे, टेबल में अलग 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम बनाइएगा रिएजेंट, या 3 कॉलम बनाओ, रिएजेंट, एक कॉलम रिएजेंट रहेगा, दूसरा कॉलम न्यूक्लियोफाइल कि वो रिएजेंट से कौन सा न्यूक्लियोफाइल मिलेगा आपको। पहला कॉलम रिएजेंट, दूसरा कॉलम न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, OH नेगेटिव और कहां से आता है अपार्ट फ्रॉम वाटर? एसिड से OH नेगेटिव आएगा, बेस से NaOH ले लो ना, तो NaOH से आ जाएगा OH नेगेटिव। अरे बेसिस होते ही है ना जो लिबरेट करते हैं OH नेगेटिव आयंस, दे रिलीज OH नेगेटिव आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस। एम आई क्लियर? ठीक है, हाँ। तो पहला कॉलम है रिएजेंट का, हम वहां पे कंपाउंड का नाम लिखेंगे, सुन रहे हैं क्या, जहां से वो न्यूक्लियोफाइल हमें मिलेगा। सेकंड कॉलम में न्यूक्लियोफाइल का नाम होगा या सिंबल होगा कि इस रिएजेंट ने क्या न्यूक्लियोफाइल दिया, क्लियर है? एंड थर्ड कॉलम में प्रोडक्ट जो बनेगा उसका नाम होगा कि जब सब्स्टिट्यूशन हुआ तो प्रोडक्ट क्या बना। तो थर्ड कॉलम में प्रोडक्ट, समझे क्या? जैसे एग्जांपल सुनो, मैंने रिएजेंट ले लिया NaOH, सुन लो पहले फिर लिखवाऊंगा मैं। क्या लिया मैंने रिएजेंट? NaOH। यहां से क्या मिलेगा मुझे? न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव। और जब ये R के साथ जुड़ जाएगा तो ये क्या बनता है? व्हाट इज दिस? अल्कोहल। समझ गए क्या? 3 कॉलम में क्या करना है? पहले कॉलम में न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट आएगा, सेकंड कॉलम में उस रिएजेंट से न्यूक्लियोफाइल क्या है वो आएगा, और फिर वो न्यूक्लियोफाइल जब RX में से X को रिप्लेस करेगा तब क्या बनेगा? वो प्रोडक्ट आएगा। तो तीनों कॉलम, चलो तो पहला यही लिख लेते हैं। देखो फर्स्ट NaOH और KOH, NaOH और KOH और मॉइस्ट Ag2O, मॉइस्ट Ag2O, मॉइस्ट इसलिए क्योंकि वाटर वहां से मिल जाएगा तो OH आ जाएगा, ये है ना, बेसिक बन जाएगा।
तो इन तीनों से हमें क्या मिल रहा है, न्यूक्लियोफाइल का नाम लिख लो OH नेगेटिव। तीनों ले सकते हैं ना अपन, सुन रहे हैं क्या, NaOH, KOH या मॉइस्ट Ag2O, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, तीनों से हमें क्या मिलेगा, OH नेगेटिव। तो न्यूक्लियोफाइल वाले कॉलम में OH नेगेटिव लिख लेना और प्रोडक्ट वाले कॉलम में अल्कोहल, क्या मिलेगा, अल्कोहल, ROH, अल्कोहल। समझ रहे क्या, चलो अब दूसरा लिखते हैं। दूसरा लिखो H2O, H2O से भी OH मिल सकता है, तो H2O लिखना, रिएजेंट में H2O, न्यूक्लियोफाइल में OH नेगेटिव एंड अगेन अल्कोहल। ठीक है, चलिए अगला रिएजेंट, रिएजेंट में लिखेंगे RONA, इसको कहते हैं अपन सोडियम एल्कोक्साइड, क्या बोलते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड। देखो नाम सिंपल है, नाम Na है इसलिए सोडियम लिखा हमने, और ये अल्किल ग्रुप है, बट अल्किल का ऑक्सीजन भी है, तो एल्कोक्साइड बोलते हैं उसको, सोडियम एल्कोक्साइड। यहां से आपको क्या मिलने वाला, देखो सोडियम है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का, तो ये पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव किसको मिलेगा, आरओ नेगेटिव, तो ये आरओ नेगेटिव हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। समझे क्या, अब ये जब जाके अटैक करेगा एक आर पे, तो क्या बनेगा, ROR, क्या बोलते हैं इसको, ईथर। ROR क्या होता है, ईथर। ये जनरल फॉर्मूला है ROR का, मतलब ईथर का। अल्किल ग्रुप एक इधर, बीच में ऑक्सीजन, और दूसरा अल्किल ग्रुप इधर। दोनों अल्किल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, दोनों अल्किल ग्रुप अलग भी हो सकते हैं। इसलिए आप एक काम करो, R डैश लिख लेना। डैश मतलब क्या है, एक R है, दूसरा R डैश का मतलब क्या है, दोनों अल्किल ग्रुप अलग अलग है। हो सकता है एक मिथिल हो, दूसरा इथिल हो, पॉसिबल है। ठीक है, समझ रहे ना क्या लिख रहे हैं अपन। तो RONA में से RO नेगेटिव हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा, और यही RO नेगेटिव जाके R पे अटैक करेगा। किस R पे, RX वाले R पे, RX वाले R पे, X अलग हो जाएगा और ROR बन के क्या बन जाएगा, ईथर। तो ये ईथर के प्रिपरेशन में पढ़ेंगे, याद रखना, बना ना ईथर इससे, तो ईथर वाला हमारा चैप्टर है अभी, तो जब ईथर का प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो ये रिएक्शन आएगा, ध्यान रखना। क्या क्या ऐड किए, RONA RX, RONA प्लस RX गिव्स यू ROR प्लस क्या बच गया, NaX। समझे क्या, इसको बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस, नेम रिएक्शन है, और ये ईथर के प्रिपरेशन में आएगा, ध्यान रखना, मैं पूछूंगा उस समय। ठीक है, चलो थर्ड, सॉरी फोर्थ, फोर्थ लिखेंगे NaI, 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 ये कहीं पढ़े क्या, फिंकलस्टीन में पढ़ नहीं रहे हो आप लोग, मतलब प्रिपरेशन में ही था ना अपना, एक्सचेंज रिएक्शन में फिंकलस्टीन, ऊपर ड्राई एसीटोन लिखते थे, है ना, हेलोजन एक्सचेंज, क्लोरीन या ब्रोमाइड होगा तो उसको आयोडीन क्या कर देगा, रिप्लेस। ऐसे एक और कौन सा पढ़े थे, स्वॉट्स, जो फ्लोराइड्स बनाएंगे, क्लोरीन ब्रोमाइड को, क्लोरीन और ब्रोमाइड को कौन रिप्लेस करेगा, F, फ्लोराइड। वो फ्लोराइड कहां से आएगा, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड से, मेटल वाला। Either we can use arsenic, antimony, सिल्वर, मर्क्यूरी, इन सबके फ्लोराइड बना करके हम एक्सचेंज करवा रहे थे फ्लोरीन के साथ। ठीक है, हाँ, तो NaI में से क्या निकलेगा अपना न्यूक्लियोफाइल, I नेगेटिव, I नेगेटिव। तो इससे प्रोडक्ट क्या बना, आयोडो एल्केन, अल्किल आयोडाइड। अरे RI होगा ना, तो RI को क्या बोलते हैं, अल्किल आयोडाइड या आयोडो एल्केन, IUPAC नेम आयोडो एल्केन हुआ। अब देखो एक और चीज, न्यूक्लियोफाइल सिर्फ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज नहीं होते हैं, न्यूट्रल स्पीशीज भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अब आपने वाटर देखा ना, वाटर में तो कोई चार्ज नहीं था, बट वाटर भी एक न्यूक्लियोफाइल है। वाटर क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। कैसे न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि उसके पास लोन पेयर है। क्या है उसके पास,
लोन पेयर। तो एक्चुअली में ना वाटर में ना न्यूक्लियोफाइल में भी आपको वाटर ही लिखना चाहिए। आपने वाटर लिखा है ना, और वहां पे OH नेगेटिव लिख दिया, उसको काम करो वाटर ही लिख दो। वाटर भी अपने आप में क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज इट हैज गॉट लोन पेयर्स। सुन रहे क्या? अब वैसे ही अमोनिया NH3, इसके पास भी क्या होता है, लोन पेयर, लुईस बेस, है ना। तो ये भी एक तरह के न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। तो याद रखिएगा, न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज और न्यूट्रल स्पीशीज विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दोनों भले न्यूट्रल थे ना, बट स्टिल दे आर न्यूक्लियोफाइल्स बिकॉज दे हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगला लिखना अमोनिया NH3 न्यूक्लियोफाइल में भी NH3 लिख दो, न्यूक्लियोफाइल में भी NH3, और जब ये अटैक करेगा तो ये बनाता है RNH2। दिस इज अमाइन। ये क्या होते हैं, अमाइंस। हमारा एक चैप्टर है अमाइन, पढ़ेंगे अपन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में। अमाइंस भी हमें पढ़ना, उसका प्रिपरेशन वगैरह सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट KCN। नाम पोटेशियम साइनाइड। चलो यहां से रिएजेंट मिलेगा अपने को CN नेगेटिव। CN कैसा होता है, ऐसा होता है CN नेगेटिव। तो इससे क्या बनेगा आपको, RCN। इसका नाम ब्रैकेट में लिख लेना। क्या क्या बोलते हैं इसको अपन, साइनाइड या नाइट्राइल। हाँ, साइनाइड, या आप इसको बोलोगे नाइट्राइल, अल्किल साइनाइड। ठीक है, अब देखो इस वाले रिएजेंट की खास बात क्या है, समझना। एक होते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्या होते हैं, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो आपको पता क्या होता है, एम्बीडेंट मतलब क्या होता है, समझना। यहाँ पे ये जो डेंट है, ये इसका मतलब क्या होता है, डेंट, वो अलग डेंट है। एक डेंट और बायो वाला कौन सा डेंट होता है, डेंटिस्ट, दांतों वाला डेंट, है ना। तो ये दांत है, क्या है ये, दांत है। और एम्बी मतलब क्या होता है, ये एम्बी वर्ड आया है एम्फीबियन से। एम्फीबियंस क्या होते हैं, विच कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज वाटर। तो अब दोनों को मिलाते हैं, ये एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल है, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जिसके तरफ दोनों तरफ दांत हैं। यानी इट कैन अटैच फ्रॉम सी साइड ऑल्सो, इट कैन अटैच फ्रॉम एन साइड ऑल्सो। मतलब अगर RCN बना तो इसको अपन साइनाइड बोलते हैं या नाइट्राइल बोलते हैं, जो भी अपन ने लिखा है। पर अगर नाइट्रोजन ने अटैक किया इस साइड से तो ये आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड कहलाता है। समझ रहे हैं, दोनों ही अटैक कर सकते हैं, दोनों के पास दोनों ही न्यूक्लियोफाइल है, पर अटैक कोई एक जगह से ही होगा। अगर आप KCN लोगे तो C ही अटैक करेगा R पर, तो अगर आपको RNC बनाना है तो रिएजेंट दूसरा लेना पड़ेगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, KCN से CN आया, अब अगला लिखना नीचे AgCN। अभी देखो आपने जब न्यूक्लियोफाइल लिखा तो C के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाया हो ना, लगाया हो कि नहीं, C के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब आप लिखोगे ना तो N के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाना। तो बोथ कैन बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल, ये मैं बोलना चाह रहा हूं। सुन रहे हैं, एम्बिडेंट, पर एक बार में एक ही से अटैक करेगा ना। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, RNC। और इसको क्या बोलते हैं, आइसो वर्ड आगे लगा लेना दोनों के, क्योंकि एक तरह का आइसोमर ही है ना ये, बस कांटेक्ट पॉइंट तो चेंज हुआ है, C से ना जुड़ के N से जुड़ा है। तो अगर C से जुड़ेगा तो साइनाइड, अगर N से जुड़ेगा तो आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल। समझे क्या, हाँ ठीक है। स्टेबल को अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना। 4-5 और न्यूक्लियोफाइल्स हैं, उसको अपन लिखेंगे, फिर अपन आएंगे अपने मैकेनिज्म पर। ठीक है, चलिए, थैंक यू।